नाज़रीन, कराची के शहरी तो बेबस हैं ही, कराची से मुंतखब होने वाले अरकान कौमी असम्बली तक बेबस हैं और एलानिया अपनी बेबसी का इजहार कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना के साथ साथ शहर कायद में लोड शेडिंग भी बेकाबू हो चुकी है। तवील लोड शेडिंग ने माशी बदहाली में इजाफा कर दिया। नाज़रीन, रोजनामा जंग के मुताबिक लोड शेडिंग की वजह से फैक्ट्रियों कारखानों ने एक एक शिफ्ट कम कर दी है, जिसकी वजह से बेरोजगारी में इजाफा हुआ है और इस लोड शेडिंग के सामने हुकूमत तक बेबस नजर आती है। इसी वजह से तहरीक इंसाफ की कराची क़यादत भी अपनी हुकूमत से बददिल हो चुकी है। एक के बाद दूसरा रहनुमा अपनी नाराजगी का इजहार कर रहा है और बरमला कह रहा है। कराची के रुकन कौमी असम्बली नजीब हारून के इस्तीफे के बाद अब एक और रुकन असम्बली भी मुस्ताफी होने का ऐलान कर चुके हैं। अपने इस्तीफे का ऐलान आमिर लियाकत ने अपनी ट्वीट में किया। उन्होंने लिखा है कि इस्तीफा पेश करने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान से वक्त मांग लिया है। ये ट्वीट पुकार कर तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली की बेबसी का इजहार कर रहा है। उन्होंने लिखा, मैं एतराफ़ करता हूँ कि कराची का एक बेबस MNA हूँ, अपने शहर के लोगों को बिजली फराहम करवाने से कासिर हूँ। क्या तेल कंपनी समेत बिजली फराहम करने वाले इदारे वफाक के ज़ेरे इंतज़ाम आते हैं, फिर वफाक लोड शेडिंग खत्म क्यों नहीं करता? कहने की हद तक वज़ीर आज़म ने भी कराची में लोड शेडिंग का नोटिस लिया कि इलेक्ट्रिक की ओवर बिलिंग पर गवर्नर सिंध ने भी नेपरा को खत लिखा है। लेकिन तहरीक इंसाफ के रुकने सूबाई असम्बली खुर्रम शेर जमान वफाक के इक़दामात से मुतमईन नहीं है। क्या आप सूबे में रहते हुए, सूबे की नुमाइंदगी करते हुए वफाक के रिस्पांस से सेटिस्फाइड है? नहीं जी, बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है। हम बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है। हमने वजीर आजम साहब को अपनी जो है ये एक शिकायत भी पहुंचा दी है कि हम बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है। हुकूमती अरकान की बेबसी का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि हुकूमत में होते हुए भी उन्होंने लोड शेडिंग के खिलाफ धरना दिया, एहतजाज किया और इस एहतजाज में हुकूमत के ही रुकने असम्बली, हुकूमत के ही वजीर पर बरस पड़े। पाकिस्तान का सबसे बदतमीज वजीर जो है उसका नाम है उमर अयूब खान। उमर अयूब खान ने मुझसे कहा कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं कराची की इलेक्ट्रिक से और हमारा कराची वालों को बिजली देने से कोई ताल्लुक नहीं है। तहरीक इंसाफ में ये काली भेड़ें घुसी हुई हैं, जिन्हों की वजह से खान साहब को तकलीफ पहुंच रही है। बेबसी का यह सिलसिला सिर्फ हुकूमत ही नहीं, हुकूमती इत्तेहादियों तक भी फैल चुका है, क्योंकि कराची से वोट लेने वाली जमात MQM ने कराची में बिजली की बंदिश के खिलाफ इस्लामाबाद में एहतजाज किया, पार्लियामेंट हाउस के बाहर एहतजाज किया और धरना भी दिया। और मजीद लुत्फ की बात यह है कि इस एहतजाज में वफाकी वुज़रा असद उमर अयूब और शफकत महमूद भी शरीक हुए। इस वक्त हालात ये है कि बल्ब भी है, बिलबिलाट भी है, बिल भी है, बिजली नहीं। तो हम आपसे ही कहेंगे कि इलेक्ट्रिक को आपने जो बताया, आपने वसाइल दिए, अब उस वसाइल को वो इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा है, ये भी आपकी जिम्मेदारी। नेपरा 12 साल से क्या करता रहा है, उसकी क्या करदगी है, इसके ऊपर भी प्लीज जायजा लीजिए। गवर्नर सिंध और असद उमर तो ये भी कह चुके हैं कि कराची में बिजली के मसाइल हल करने के लिए के इलेक्ट्रिक को टेक ओवर भी किया जा सकता है। 12 जुलाई से कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म करने का भी ऐलान किया गया था, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स यही कह रही हैं, दावों के बरअक्स शहर में बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शेड्यूल्ड लोड शेडिंग के अलावा गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है, उसको फिल फॉर कैसे खत्म कराया जा सकता है, उसके लिए गैस सप्लाई का इजाफा का भी फैसला कर लिया गया और फर्नेस ऑयल की जो सप्लाई है उसके अंदर इजाफा भी कर दिया गया है। और इंशाअल्लाह ताला ये दोनों चीजें होने के बाद कल से कराची में कोई भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं होगी। मसला हमने हल करना है, वो जिम्मेदारी वफाक की है, उस जिम्मेदारी से हम पीछे नहीं हटेंगे। वो हम टेक ओवर करके करते हैं, हम इनसे काम करवा के करते हैं, वो हमारी जिम्मेदारी है। तहरीक इंसाफ हुकूमत के दावे और वादे कुछ और होते हैं, हकायक उनके बिल्कुल बरअक्स। तहरीक इंसाफ ने कराची वालों को ख्वाब दिखाए थे और इन ख्वाबों की बुनियाद पर ही वोट लिए थे। ये ख्वाब देखकर ही कराची वालों ने तहरीक इंसाफ को कौमी असम्बली में 13 नशिस्तें दी। ये ख्वाब देखकर ही कराची वालों ने तहरीक इंसाफ को सूबाई असम्बली में 21 नशिस्तें दी। खुद इमरान खान ने इस शहर से इलेक्शन लड़ा था और जब वो वोट मांगने कराची आए थे तो इस शहर को अजीम बनाने के बड़े बड़े वादे किए थे। कराची वालों का कसूर शायद यह है कि उन्होंने इन वादों का एतबार कर लिया। इस शहर ने तहरीक इंसाफ को जो सीट्स थी उनका तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनाने में बहुत बड़ा किरदार है, लेकिन ख्वाब दिखाकर हुकूमत में आने वाले हुकूमत बनाने के बाद भी ख्वाब ही दिखाने का सिलसिला जारी रखे हुए। मसला यह है नाज़रीन कि इन ख्वाबों की ताबीर नहीं नजर आती, दूर दूर तक नजर नहीं आती। कराची के लिए आज हमने फैसला किया कि पहली दफा कराची का एक मास्टर प्लान बनाएंगे। इंडस्ट्रियल एस्टेट पे हम रिसाइकलिंग प्लांट लगा
लगाएंगे। नॉर्दर्न बाईपास हमने बनाना है ताकि कराची से ट्रैफिक का जो प्रॉब्लम्स है वो सीधा बाईपास करके तो कराची का ट्रैफिक प्रॉब्लम रिलीज हो। स्पेशल पैकेज लाने की कोशिश की है कराची के लिए, 45 अरब का पैकेज दिया और इंशाल्लाह और भी कोशिश करेंगे। कराची की डेवलपमेंट सारे पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। जो एक स्पेशल पैकेज हमने ओवरऑल तैयार किया है अपनी रिसोर्सेज से, वो हम इंशाल्लाह 162 अरब रुपए का पैकेज है। वादों के पूरा होने का इंतजार कराची वालों के साथ साथ इस शहर के हुकूमती MNAs को भी है। तहरीक इंसाफ के बानी रुकन और कराची के हल्का NA 256 से रुकने कौमी असम्बली नजीब हारून भी मुसाफी हो गए थे। इन्हें भी यही शिकायत थी कि वो अपने हल्के या शहर कराची के लिए कुछ भी ना कर सके। कराची जो मेरा शहर था, जहाँ से मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी थी, इसके जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जो इस वक्त दलदल के अंदर फंस गए हैं, जैसे कि कराची को पानी चाहिए था और पिछले 1.5-2 साल से वो प्रोजेक्ट बिल्कुल रुका हुआ है। इसी तरीके से जो यहाँ पर ग्रीन लाइन है, चीजें हैं जो मैक्रो जो जिसे कहना चाहिए ना मेगा प्रोजेक्ट। हुकूमत बनाने के बाद वजीर आजम कराची वालों को तो भूले ही हैं, कराची से अपने MNAs को भी भूल गए जिन्हें कराची वालों ने वोट दिया। इन्हें भुला दिया गया और इन लोगों को अजीज बना लिया गया जिन्होंने वोट ही ना लिए थे। इस वक्त अजीब मामला है। कराची के मसाइल पर कराची के शहरी भी एहतजाज कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ की क़यादत भी एहतजाज कर रही है। पहले हम कराची के शहरियों की राय जानेंगे और फिर MNA आमिर लियाकत साहब से पूछेंगे कि ऐसा क्यों है। केसी वाले बदमाश बने हुए भाई, प्राइवेट हो गई है, गवर्नमेंट थी, थोड़ा बहुत इनके अंदर लिहाज था, अब तो इतनी बड़ी बदमाश हो गई। न लाइट है, न पानी का वो है, न सफाई की है। वहाँ भी हुकूमत कर रहे हैं बेटे में, कहते हैं कि हम हुकूमत कर रहे हैं। अब हुकूमत क्या खाक कर रहे हो? आटे का बोरान, चीनी का बोरान, पेट्रोल का बोरान, आपने क्या करा गरीब के लिए? कुछ भी नहीं करा। बिजली या गैस के इदारे आपके हाथ में, क्या सहूलत दे रहा हो आवाम को? जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त कराची से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA जनाब आमिर लियाकत साहब। आमिर लियाकत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, मुझे ये बताइएगा कि आप ये एहतजाज, आप ये इस्तीफा दे क्यों रहे हैं और क्या वाकई इस्तीफा देने चाह रहे हैं कि आपको लगता है आपके नजदीक कराची के मसाइल हल करने का वाहिद एक यही हल रह गया? जी बहुत बहुत शुक्रिया अली अदर भाई। यकीनन मेरे पास कोई और चारा नहीं है और मैंने टाइम मांगा है वज़ीर आज़म से, लेकिन उसूली तौर पर ये होता है तरीक़ेकार पार्लिमानी और जमहूरी जहाँ पर हुकूमत जो होती हैं और पार्लिमानी तर्ज़ हुकूमत होता है, वहाँ पर 2 तरीक़े होते हैं। एक तो ये कि आप बददियानती का मुज़ाहरा करें और बददियानती और आपकी नीयत में फतूर और आप डायरेक्ट अपना इस्तीफ़ा स्पीकर को दे दें ताकि आपकी नशिस्तें खाली हो जाएं और उससे हुकूमत को नुकसान पहुँचे। और एक तरीक़ेकार ये होता है कि आप पर जिसने एतमाद किया और जिस पर आपने एतमाद किया है उसे आप जाकर इस्तीफ़ा पेश करें। तो हमारे इंजीनियर नजीब हारून साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी अराकीन में शामिल हैं, वो भी कौमी असम्बली के मेंबर हैं और वो भी अपना इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म को पेश कर चुके हैं। अब उनके बाद मैं भी अपना इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म को पेश करने जा रहा हूँ। जैसे ही मुझे वक्त मिलेगा वो मुझे टाइम देंगे, यानी वज़ीर आज़म जब मुझे वक्त देंगे तो मैं उनको पेश कर दूँगा। उसके बाद जो पार्लिमानी तरीक़ा होता है उसमें ये कि वज़ीर आज़म साहब ग्रीवेंसेस सुनेंगे और उसके बाद अगर वो ये कहते हैं कि मैं ये इस्तीफ़ा आप स्पीकर को दे दें तो हम दे देंगे, और अगर वो कहते हैं कि नहीं मैं अभी इस इस्तीफ़े को आपको मैं चाहता हूँ कि नहीं दें, तो जैसा वो फरमाएंगे हम वो ही करेंगे। तो आमिर साहब ये बताइएगा, नौबत यहाँ पर आन क्यों पहुंची? मतलब क्यों ऐसा महसूस हो रहा है? वफाक में आपकी अपनी हुकूमत है, बिजली का मसला हल कर सकती है वफाकी हुकूमत, आमिर लियाकत क्यों मायूस हो गए? जी आमिर लियाकत इसलिए मायूस हो गए कि आमिर लियाकत एक बहुत एक ऐसी डिसिप्लिन जमात से आए थे कि जहाँ पर कारकुन की बहुत इज्जत की जाती थी और कारकुन की अहमियत को बहुत बड़ा तस्वुर किया जाता था। और ये भी था कि इलाके मोहल्लों में वो गश्त भी करते थे, वो जाते भी थे, वो सवाल जवाब भी होते थे, पूछते भी थे। तो आमिर लियाकत इससे मायूस हो गए कि आमिर लियाकत के पास कुछ भी नहीं है कि वो अपने हल्के के लोगों को ये बता सकें, ये उम्मीद दे सकें कि वो ये करा सिवाय तरक्याती कामों के, जो कि आपको पता है अगर टेक्निकली आप देखें तो मेंबर नेशनल असम्बली का काम लेजिस्लेशन होता है, लेकिन हमारे यहाँ उसूल ये है और हमारे यहाँ का जो एक जहनी तौर पर जो लोगों के एक तस्वुर बना हुआ है कि MPA और MNA उसका काम होता है सड़कें बनवाए, उसका काम होता है कि इलाके में पानी लेकर आए। हालांकि ये बल्दियाती उमूर है, लेकिन चूंकि हम शुरू से यही कर रहे हैं तो हमें करना चाहिए। अब आमिर लियाकत साहब ये काम तो कर रहे हैं, चूंकि वो उनको
PWD वो काम करा रहा है और वो उसमें निगरानी में करा रहे हैं। लेकिन अगर आमिर लियाकत साहब देखेंगे 72 घंटे उन्हीं के हल्के में, लाइन्स एरिया में, जो कि गरीबों का इलाका है, पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा स्लम एरिया है, इससे पहले इसे लियारी है, लाइन्स एरिया है, यहाँ पर जब लोग रात भर 3 दिन तक जागकर गुजारेंगे, ओवर बिलिंग होगी, बिल ऐसे आएंगे कि ड्यू डेट पर आपके पास बिल है 3000 का, ड्यू डेट पर वो 7000 हो जाएगा अगर ड्यू डेट की बात आप कर रहे हैं। ओवर बिलिंग अलग हो रही है, बिजली का बिल उतना ही आ रहा है, बिजली नहीं आ रही है, तो आमिर लियाकत साहब क्या करें, आप मुझे बता दीजिए। अच्छा, और आमिर लियाकत अगर चले जाएंगे असेंबली से, फर्ज कीजिए, तो सर वो जो एक आवाज, जो डिसेंट की आवाज थी, जो एहतजाज की आवाज थी, आपको नहीं लगता वो भी खत्म हो जाएगी अगर आप विकेट से ही हट जाते हैं? आपकी एग्जैक्टली आमिर साहब क्यों नहीं सुन रहा? आपकी वज़ीर आज़म साहब नहीं सुन रहे, आपकी उमर अयूब साहब नहीं सुन रहे, कौन है जो आपकी बात नहीं सुन रहा? आमिर लियाकत विकेट से नहीं हटना चाहते। आमिर लियाकत के नाम में हुसैन लगा हुआ है, तो विकेट से नहीं हटना चाहते। वो आमिर लियाकत हुसैन की सुन्नत पर चलते हुए वो 9 मुहर्रम और 10 मुहर्रम के बाद अपनी जान देना चाहते हैं, ताकि हुसैन की सुन्नत जो है, जो इमाम अली मकाम सैयदना हुसैन जिनका मैं गुलाम हूँ, जिनके गुलामों का गुलाम हूँ, तो वो एक चीज सामने आ जाए कि भाई एक बात थी, कह दी, अब वो नहीं रहा आदमी। अगर वो नहीं रहा आदमी तो वो आदमी सही कहता था, वो बताता सही था। अगर वो आज असेंबली में नहीं है तो वो बताता सही था कि ये मसाइल थे। इसमें वो मसाइल बताकर चला जाऊंगा। मैं हल नहीं करा सकता, तो मैं ये बता तो सकता हूँ कि ये जो इस्लाम जिंदा होता है करबला के बाद जब हम कहते हैं, तो वो किस लिए कहते हैं हम? वो इमाम अली मकाम की वजह से, वरना हमारी क्या औकात और क्या हैसियत। तो आज भी हम उन्हीं के कदमों की खाक, उनके कदमों की नहीं बल्कि उनके नालैन की, उनके गुलामों के नालैन की खाक बनते हुए वही अमल कर रहे हैं कि अगर नहीं भी रहे तो कम से कम ये तो होगा कि जो आवाज़ बुलंद कर रहे थे वो दुरुस्त थी। एक हफ्ते बाद, आज से ठीक 1 हफ्ते बाद कराची में जो बारिशें होने वाली हैं, ये मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, आपको तो पता ही होगा। समा सुबह से खबर चला रहा है, समा मुसलसल कराची के मसाइल पर, मैं समा को मुबारकबाद देता हूँ, मुसलसल आवाज़ उठा रहा है। ये 1 हफ्ते के बाद कराची में तेज़ हवाएं, बारिशें सब होंगी, फिर करंट लगेंगे, फिर लोग मरेंगे, फिर तारें गिरेंगी, फिर सफूरा कोट से एक सियालकोट के नौजवान की नाच हमें सियालकोट पहुंचानी पड़ेगी, जो कराची रोजगार के लिए बेचारा आया था। पंजाबी यहाँ पर आते हैं रोजगार के लिए, पख्तून यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर सिंधी आते हैं। ये सबका मुल्क है, ये सबका शहर है, और कराची से मिनी पाकिस्तान है, यहाँ सब रहते हैं। इन सब की नाशे फिर हम रवाना करेंगे। बेचारा बिजली से मर गया, उसके 4 बच्चे रोते हुए, सियालकोट वाले के, पख्तून भाई के। ये कब तक देखेंगे भाई, क्या करें फिर? जी, तो आमिर लियाकत साहब, मेरा प्रिसाइज सवाल ये है कि सर एग्जैक्टली आपकी सुन कौन नहीं रहा? कौन सा वजीर है जो जिसके पास आप जाते हैं वो बात नहीं सुनता? उमर अयूब साहब नहीं सुन रहे आपकी बात। अच्छा, फिर मुझे ये बताइएगा, आपके अपने वफाकी वज़रा जो कराची के, वो कहाँ? अली जैदी कहाँ हैं? वो क्या कर रहे हैं? फैसल वाडा साहब हैं, वो क्या कर रहे हैं? उमर अयूब साहब का तो मैं आपको बता दूं, अगर आज इतनी बड़ी बात तो मैं कह दूं कि उमर अयूब साहब अगर सुन रहे होते और जो मैंने उनके लिए कहा था अगर वो गलत था, तो इस पर तो आप भी अली अदियार भाई सवाल कर सकते हैं कि 3 दिन तक उनके पास फ्लोर रहा, वो फ्लोर पे खड़ो के कह देते आमिर लियाकत गलत कह रहा है। इसका मतलब आमिर लियाकत सही कह रहा था। वो मुझे कन्फ्रंट नहीं कर सके ना, उन्होंने नहीं कहा कि आमिर लियाकत साहब ने मेरे बारे में गलत बात की है, मैंने ऐसा नहीं कहा। ठीक है आमिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप ये चाहते हैं कि आपका इस्तीफा अगर कबूल हो गया तो ठीक है, ना हुआ तो फिर जो है वो आप अपनी ड्यूटीज को यूं ही निभाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, कराची में बिजली की लोड शेडिंग और इस पर होने वाली सियासत एक तरफ, हकायक ये है कि कराची में बिजली की लोड शेडिंग का मसला जल्द हल होने की कोई उम्मीद नहीं है। आज कराची में लोड शेडिंग पर वजीर आजम को तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि कराची में लोड शेडिंग का सिलसिला फौरी हल किया जाए, हंगामी बुनियादों पर इकदाम किया जाए। वज़ीर आज़म ने कहा कि जब तक मसाइल हल नहीं होते तब तक कराची को नेशनल ग्रिड से बिजली फराहम की जाए। ब्रीफिंग में वज़ीर आज़म को बताया गया कि इलेक्ट्रिक का सिस्टम 750 मेगावाट से ज्यादा बिजली ले ही नहीं सकता। के इलेक्ट्रिक के मुताबिक इस वक्त इनके पास 3200 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत है, जबकि कराची में बिजली की डिमांड है 3600 मेगावाट, यानी कराची में लगभग 400 मेगावाट का शॉर्टफॉल है। अब आपको बताते हैं कि ये जो 3200 मेगावाट बिजली के इलेक्ट्रिक पैदा करता है ये किन किन जराए से आती है। नाज़रीन, इसमें से 2200 मेगावाट तो के इलेक्ट्रिक की अपनी पैदावार है। आज के साथ साथ नाज़रीन तकरीबन 1000 मेगावाट के करीब वो दीगर जराए से हासिल करता है, जिनमें से 800 मेगावाट बिजली वफाक देता है। इस 800 मेगावाट में से 150 मेगावाट बिजली विंड एनर्जी से आती है। जो बिजली हवा से बनती है वो होती है हवाई बिजली, यानी विंड एनर्जी, यानी जो हवा चल
रही हो, जिस तरह की हवा चल रही हो, तो 130 मेगावाट तक बिजली बन जाती है। हवा ना चले तो फिर 1 मेगावाट भी नहीं बनती। अब नाजरीन, के इलेक्ट्रिक की मौजूदा इंतजामिया ने इंतजाम जब संभाला, उसने 1050 मेगावाट के पावर प्लांट लगाए। 2015 में 700 मेगावाट बिजली कोयले से पैदा करने के लिए वफाक को दरख्वास्त दी गई, जिसकी ताहाल इजाजत नहीं मिली है। 2017 में 900 मेगावाट का KRLNG प्लांट लगाने के लिए वफाक को दरख्वास्त दी गई। RLNG यानी रीगैसिफिकेशन लिक्विफाइड नेचुरल गैस, ये प्लांट लगाने की इजाजत 2019 में मिली। इसकी तनसीब में 2 साल अभी मजीद लगेंगे। के इलेक्ट्रिक पर यह इल्जाम भी लगाया जाता है कि इसने बिजली की तरसील का निजाम अपग्रेड नहीं किया। इस पर के इलेक्ट्रिक का यह कहना है कि इससे कबल नेपरा इसे सेल परचेज एग्रीमेंट हो, नेपरा के साथ इसका सेल परचेज एग्रीमेंट हो, ताकि इन्हें मालूम हो कि इन्हें कितने मेगावाट बिजली पैदा दी जाएगी और वो इस हिसाब से तरसील का निजाम वसा करेंगे। अगर आज भी ये एग्रीमेंट होता है नाजरीन, फर्ज कर ले, तो भी तरसील का निजाम अपग्रेड करने में, पूरा जाल बिछाने में कम से कम 3 साल लग जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि कराची में बिजली के मसाइल हल होने के 2 तरीके। एक तो ये कि RLNG प्लांट फाल हो जाए, जिसमें कम से कम 2 साल चाहिए, और दूसरा ये कि जनाब मौसम बेहतर हो जाए ताकि बिजली की डिमांड ही कम हो जाए, उसके लिए दुआ की जरूरत है। इसके अलावा तीसरा कोई और हल नहीं। दूसरी जानिब नाज़रीन, सियासी जमातों की एहतजाजी सरगर्मियां हैं, वो सिर्फ अपने इंतखाबी हलकों तक को मुतमईन करने, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को मुतमईन करने की नाज़रीन एक कोशिश है। एक वक्फा यहाँ पर लेते हैं नाज़रीन। वक्फे के बाद हम बात करेंगे कि हमारे जो ताजिर रहनुमा हैं वो किस किस्म का एहतजाज करना चाहते हैं। वो असम्बली के बाहर जाके हॉर्न बजाना चाहते हैं, मगर क्यों? वक्फे के बाद। परेशानियां बढ़ रही हैं, हालात बिगड़ रहे हैं, महंगाई, नाजरीन, बैड गवर्नेंस और माशी बदहाली के बतन से एक तूफान जन्म ले सकता है। हुकूमत के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो सकती है। माशी ढांचे में ताजर बिरादरी की हैसियत रीढ़ की हड्डी की सी होती है और हुकूमत की माशी पॉलिसियां इस रीढ़ की हड्डी के लिए भारी बोझ बनती जा रही हैं। और खास तौर पर जब अपोजिशन जमातें अवाम की तर्जुमानी की बजाय अगर मगर और चूके चुनाचे में फंसी नजर आए, इसलिए इस माहौल में अब ताजर खुद अपने हक के लिए मैदान में उतर रहे हैं, इस्लामाबाद का रुख कर रहे हैं। टैंकर्स एसोसिएशन ने भी खतरे की घंटी बजा दी। ताजरों का कहना है कि हमारे मसाइल से बेखबर हुकूमत को जगाने के लिए पार्लियामेंट के बाहर हॉर्न दिए जाएंगे। हुक्मरानों को अपनी मजबूरियों और परेशानियों से आगाह किया जाएगा। 2 दिन बाद 18 जुलाई को चारों सूबों से ताजर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। 18 जुलाई को आ रहे हैं, हारन बजा के आ रहे हैं, हम सर पे कफन बांध के निकले हैं और इंशाल्लाह हम तब तक वापस नहीं आएंगे जब तक हम कामयाब व कामरान नहीं होंगे। ये तहरीक चलाते रहेंगे हम। नाज़रीन, ताजर रहनुमाओं का कहना है कि हुकूमत की पॉलिसीज ताजर दोस्त नहीं है और जब तक हुकूमत रिलीफ पैकेज का ऐलान नहीं करेगी, वज़ीर आज़म हाउस के बाहर हम हॉर्न बजाते रहेंगे। जी हाँ, ताजर परेशान है और परेशान क्यों ना हो। हुकूमत की पॉलिसी से मुल्क की मैशत की सूरत हाल इंतहाई खराब हो चुकी है। BBC के मुताबिक 10 लाख के करीब छोटे कारोबार बंद हो गए हैं। पाकिस्तान में मेहनत कशों पर तहकीक करने वाली गैर सरकारी तंजीम सेंटर फॉर लेबर रिसर्च के मुताबिक मुल्क में उजरत पर काम करने वाले मजदूरों की तादाद तकरीबन 2 करोड़ 60 लाख है। इनमें से तकरीबन 50 लाख अफराद दिहाड़ीदार मजदूर है। इन्हें रोजाना की बुनियाद पर उजरत मिलती है। माशी माहिरीन का कहना है कि अगर माशी सिंध दुरुस्त न की गई तो बेरोजगारी खौफनाक हदों को छू सकती है। होगा ये कि जो दिहाड़ी पे लोग काम करते हैं या जिनके छोटे छोटे ठेले हैं या दुकानें हैं या वो रिक्शा चलाते हैं, इस तरह के लोग जो हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे। अंदाजा ये कि कम से कम शहरों में इस तरह के लोग तकरीबन 1 करोड़ 15 लाख हैं। ये एहतजाज किस तरह किया जाएगा, कब किया जाएगा, इस पर बात करेंगे ताजर रहनुमाओं से। हमारे साथ मौजूद है कराची से जमील पराचा साहब, लाहौर से हमें ज्वाइन किया है जनाब नईम मीर साहब ने। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मीर साहब, ये कहा कि एहतजाज अब आप जो इस्लामाबाद करने जा रहे हैं, किस तरह का एहतजाज होगा? आपका मुतालबा, बुनियादी मुतालबा है क्या? देखें, हमारे मुतालबात बड़े सीधे हैं, बड़े सादे से मुतालबात हैं। वो ये हैं कि कोरोना वायरस को लेकर तकरीबन 20 दिन से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है। जो बिजनेसेस बंद हैं, ख़ास तौर पे हमारे रेस्टोरेंट्स बंद हैं, हमारे होटल्स बंद हैं, हमारे स्कूल्स
बंद हैं और इसी तरह हमारे थिएटर्स बंद हैं, सिनेमा घर बंद हैं। वो तमाम सेक्टर्स जो बंद हैं उनके लिए SOPs तैयार किए जाएं और उन्हें फौरी खोला जाए ताकि मईशत का पहिया रवां हो और जो कारोबार जमूद का शिकार है वो जमूद टूटे और बिजनेस जो है वो बहाल हो। बस यही हमारी डिमांड है जो बुनियादी है। बाकी हमारी दीगर डिमांड तो साथ साथ हैं ही कि हफ्तावार एक तातील होनी चाहिए, कारोबार के जो औकातकार हैं उसको बढ़ाया जाए, रात 10 बजे तक रिटेल शॉप्स को किया जाए और ताजर बरादरी को आसान शराइत पर आप माइक्रो फाइनेंस बैंक से जो SECP जिसको रेगुलेट कर रहा है वहां से बिला सूद कर्जे दिए जाएं और हुकूमत इसको अकोमोडेट करे और साथ ही साथ जो सरकारी सूबाई और वफाकी हुकूमत की जो सरकारी बिल्डिंग्स हैं उनके 3 माह के किराए माफ किए जाएं और सूबाई हुकूमतें तमाम कमर्शियल प्रॉपर्टी का प्रॉपर्टी टैक्स माफ करें। ये बुनियादी मुतालबात हैं। अच्छा, तो पराचा साहब आपके भी सर यही मुतालबात है। साथ में मुझे ये भी बता दें कि इन केस जमील पराचा साहब अगर आपके मुतालबात पूरे नहीं होते तो उसके बाद का लाया अमल क्या है? देखें, अभी तो हम इस्लामाबाद जा रहे हैं, वहाँ हमने ये अपना हॉर्न बजाओ हुक्मरान जगाओ तहरीक का आगाज़ करना है। इसके बाद अगर ये मुतालबात फिर भी हमारे पूरे नहीं होते तो हम हर किस्म का एहतजाज करेंगे। हम हर तरह से, चाहे इसमें ये हमें गिरफ्तार करें या कुछ भी करें हमारे साथ, हम इनमें हर तरह का एहतजाज करने के लिए तैयार हैं क्योंकि इन्होंने मईशत का पहिया जाम कर दिया है। शादी हाल से मुस्तसिल ये समझे बहुत सारे ऐसे कारोबार हैं जो शादी हाल की वजह से चलते हैं। शादी हाल में शादियां होती हैं तो लोग मुख्तलिफ अंदाज में कारोबार करते हैं। ये सारी चीज़ें इन्होंने बंद कर रखी हैं। फिर दूसरी चीज़ ये है कि बार बार कह के थक गए कि मईशत का पहिया जाम है। मईशत को कोरोना के सुपुर्द कर दिया है आपने। आप कम से कम कोई इस पे कोई ऐसे बिलासूदी कर्जे देते, आप कोई ना कोई ऐसी स्कीम निकालते कि छोटे ताजिर उससे उनकी कमर सीधी होती, कोई ना कोई आपको रिलीफ पैकेज देना चाहिए था। लेकिन एक कान से सुना जाता है, दूसरे कान से निकाल दिया जाता है। आज आपको बताऊं कराची की सूरत हाल ये है, आज मैं बहुत सारे मॉल्स में गया हूँ, जितने मॉल्स थे, शॉपिंग प्लाजा थे, सारे बंद थे। 3 महीने तक बिल्कुल लॉकडाउन में बंद थे, 3 महीने तक नहीं खुल सके। रमजान में भी आखिरी 5 दिन उन्हें मिले थे, लेकिन उसके बावजूद मॉल्स के जो मालिकान हैं उन्होंने एक नई चीज खड़ी कर दी है कि वो जबरदस्ती मेंटेनेंस ले रहे हैं और लाइटें बंद कर देते हैं। वो जबरदस्ती एक किराए की जमूत तारी है, लोगों पे एक परेशानी का आलम है। हुकूमत ने ऐलान किया, इसमें कोई शक नहीं है लोगों का रोजगार जो है बड़ी बुरी तरह मुतासर हुआ कारोबार के बंद होने से। लेकिन सर जिन खास कारोबारों का आप जिक्र कर रहे हैं खोलने का मुतालबा मीर साहब ने भी किया, आपने भी किया, मतलब रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल, शादी हॉल, ये वो तमाम चीज़ें हैं जिनमें इज्तिमा होता है, जिनमें गैदरिंग होती है। गैदरिंग लोगों की ज़िंदगी के लिए ख़तरा है। मतलब मुझे आप मुझे ये बताएं कि कोई शख्स शादी हॉल में करने को तरजीह देगा या अपनी जान को तरजीह देगा? देखें, बात यह है कि इज्तिमात कहाँ नहीं हो रहा है, मुझे ये समझाएं ना ज़रा। कौन सा ऐसा इन्होंने लॉकडाउन लगाया है? स्मार्ट लॉकडाउन देख लें, इनके लॉकडाउन देख लें। हम ये समझते कि इन्होंने बहुत ज़्यादा हिफाजती प्रोग्राम बना दिए, कम से कम उन चीज़ों पे अमल दरामद कराते। एक लॉकडाउन भी ऐसा नहीं हुआ जिसको देख के हम कहें कि वाकई लॉकडाउन हो रहा है। आज भी आप सूरत हाल देख लें, जो गाड़ियों के रश देख लें, जब में गफ़ीर देख लें, जब आपने ट्रांसपोर्ट खुलवा दी, जब आपने ट्रैफिक खुलवा दिया, पूरा हर तरफ जब में गफ़ीर लगा हुआ है। गाड़ियां आप 1 घंटे 1.5 घंटे से पहले चंद कदम के रास्ते पे नहीं जा सकते, तो फिर कौन सा लॉकडाउन है आपका, मुझे जरा समझाएं। और दूसरी बात यह है, कहीं भी चले जाएं, किसी भी जगह शॉपिंग करने चले जाएं, तक वहां पे रुकने का इरादा है? क्या स्ट्रेटजी है? क्या सिर्फ पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज करेंगे, हॉर्न बजाएंगे, वापस आ जाएंगे, यहाँ पर धरना देने का, रुकने का भी इरादा है आपका? जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि ये हुक्मरान जगाओ और हारन बजाओ जो तहरीक है, ये बुनियादी तौर पर 18 जुलाई को इसका नुक्ता आगाज है और ये इस्लामाबाद जाकर इसका नुक्ता अंजाम नहीं होना, बल्कि ये तहरीक चलती रहेगी। और हॉर्न बजाओ जो है ये एक सिंबॉलिक बात है। हॉर्न बजाने का मतलब ये है कि हमने हुकूमत को बेदार रखना है और हमने हुकूमत को हर वक्त ये बताना है कि हम मसाइल ज़दा हैं और आप हमारे मसाइल का इदराक करें, और जब तक आप हमारे मसाइल का हल नहीं देंगे हमें, हम हॉर्न बजाते रहेंगे। और ये हॉर्न किसी और सूरत में भी बज सकता है, जरूरी नहीं कि गाड़ी का हॉर्न हो। हम एहतजाज का कोई भी रास्ता अख्तियार करेंगे उसको आप हॉर्न बजाना ही समझें, क्योंकि हम एहतजाज कर रहे हैं
और एहतजाज जो है वो हम पाकिस्तान के शहरी होने की हैसियत से, एक ताजर होने की हैसियत से रियासत से ये मुतालबा कर रहे हैं कि रियासत ने हमें एक निकम्मी, नालायक और नाअहल हुकूमत दी है जो रियासत की नुमाइंदगी करने में नाकाम हो गई है। और अब रियासत के शहरी इस बात का मुतालबा कर रहे हैं कि इस हुकूमत को बेदार किया जाए, और अगर हुकूमत ये बेदार होने को तैयार नहीं और ऐवान इक़्तिदार के ऐवानों में ये हुकूमत ख्वाब गफलत के मजे ले रही है तो इनको तब्दील कर दिया जाए और कोई और हुक्मरान ऐसे लाए जाएं जो हमारे लिए दर्द दिल रखते हों, जो बिजनेस, तिजारत और मईशत से हमदर्दी रखते हों, जो पाकिस्तान को चलाने में दिलचस्पी रखते हों और जिनकी ये नीयत हो कि ताजर को सहूलत और आसानी देनी है और ताजर को अपना पार्ट एंड पार्सल बनाकर इस रियासत की तरक्की और खुशहाली में ताजर के जरिए किरदार अदा करवाना है। बिल्कुल ठीक है मीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पराचा साहब कराची से हमें ज्वाइन किया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ईरान को कोरोना के बाद पुरस्कार दहशतगर्दी का सामना है। मिसाइल फैक्ट्री, बंदरगाह, हेल्थ सेंटर, जौहरी तंसीबात, ऑयल तंसीबात, बिजली घर, सब के सब पुरस्कार दुश्मन के निशाने पर आ चुके। ईरानी हुकाम कुछ जानते हैं कि ये सब कुछ हमले कौन करवा रहा है, लेकिन वो भी खुलकर बात करने के बजाय पुरस्कार खामोशी इख्तियार किए हुए। क्या ईरान की कौमी सलामती खतरे में है? क्या ईरान के खिलाफ कोई साजिश हो रही है? क्या ईरानी वाकयात के पीछे अमेरिका और इसराइल मुलव्विस है? सिर्फ 3 हफ्तों के अंदर अंदर नाजरीन, ईरान के अंदर एक नया मनसूबाबंदी के तहत, एक बाकायदा प्लानिंग के तहत दहशतगर्दी के 5 वाकयात हो चुके हैं और यह सिलसिला थमने में नहीं आ रहा। हादसा नुमा हमले का हालिया वाकया गुज़िश्ता रोज ईरानी शहर बुशहर के सामने आया, जिसमें शहर की बंदरगाह पर खड़े 7 बहरी जहाजों में अचानक आग भड़क उठी। आग क्यों लगी, किसने लगाई और कैसे लगाई, कोई वजह सामने नहीं आई। शहर बंदरगाह पर आतिशज़दगी में कोई हलाकत तो नहीं हुई, लेकिन इसके बावजूद इस वाक़े ने ईरानी हुकूमत में तशवीश की लहर दौड़ा दी है, क्योंकि ईरान का वाहिद जौहरी पावर प्लांट इस बंदरगाह से सिर्फ 20 किलोमीटर के फासले पर है। हालिया हफ्तों में ईरान की कई हसास और दिफाई नौयत की तंसीबात में भी आग लगने के ऐसे पुरस्कार वाकयात पेश आ चुके हैं। जून के आखिर से पुरस्कार धमाके और आग लगने के वाकयात शुरू हुए। 26 जून को तेहरान की अस्करी छावनी में बैलिस्टिक मिसाइल बनाने वाली एक फैक्ट्री में धमाका हुआ। इसी दिन ईरानी शहर शिराज के बिजली घर में भी आग भड़क उठी थी, जिससे पूरे शहर में ब्लैकआउट हो गया। मिसाइल फैक्ट्री धमाके की वजह बताते हुए ईरानी वजारत दिफा और मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान का कहना था कि टैंकर्स में गैस के दबाव की वजह से धमाका हुआ। इन वाकयात के 4 दिन बाद 30 जून को ईरानी दारुल हुकूमत के एक अस्पताल में धमाका हुआ, जिसमें 19 ईरानी शहरी जाँ बहक हो गए थे। अस्पताल में धमाका, मिसाइल फैक्ट्री में धमाका और बिजली घर में आतिशज़दगी के वाकयात को हुकूमत इत्तफाकिया या बदकिस्मती से होने वाले हादसे करार देती रही। हेल्थ सेंटर में धमाके के बारे में ईरानी हुकाम का मौक़िफ़ था कि यह गैस लीकेज की वजह से हुआ था, और 26 जून को मिसाइल फैक्ट्री में धमाके को भी गैस स्टोरेज का धमाका ही करार दिया गया। लेकिन जब अस्पताल के सिर्फ 2 दिन बाद इस वाक़े को ईरानी शहर अस्फहान के इलाके में मौजूद जौहरी तंसीब में धमाके और आतिशज़दगी का वाक़या हुआ, तो तेहरान हुकूमत को मानना पड़ा कि यह वाक़या इत्तफाकिया नहीं बल्कि मनसूबाबंदी से किया गया हमला था, जिसमें ईरानी जौहरी प्रोग्राम को निशाना बनाया गया। जी हाँ नाज़रीन, तनाज़ुर जौहरी मरकज़ ईरान के एटमी प्रोग्राम में इंतहाई अहमियत रखता है। नाज़रीन, यहाँ पर जो धमाका हुआ ये इंतहाई तशवीश का बायस था। इसकी सिक्योरिटी जो है वो भी बहुत ज़्यादा है। इस मरकज़ को जदीद सेंट्रीफ्यूजिस तैयार करने के लिए डिज़ाइन किया गया था, और इत्तलात के मुताबिक जब यह हादसा हुआ उस वक्त भी जदीद सेंट्रीफ्यूजिस तैयार किए जा रहे थे। ईरान में जौहरी इदारे एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन के तर्जुमान के मुताबिक ये बात तस्लीम की गई है कि आग की वजह से मरकज़ के एक अहम हिस्से को काफ़ी नुकसान पहुँचा है। पर भी बस न हुई, बल्कि अगले ही दिन 3 जुलाई को शिराज में बड़े पैमाने पर आग भड़क उठी और लगातार तीसरे दिन यानी 4 जुलाई को 2 बड़े हादसे हुए, जिनमें एक अहवाज शहर के बिजली घर में धमाका और आतिशज़दगी। दूसरा वाक़या साहिली इलाके में पेट्रोकेमिकल प्लांट में क्लोरीन गैस के अखराज का हुआ, जिसमें 70 लोग जख्मी भी हुए। इन पै दर पै वाक़यात के बाद ईरानी इदारों की जानिब से ये इम्कान जाहिर किया गया कि इन हादसात के पीछे और ख़ास तौर पर नाज़रीन जौहरी तंसीब के वाक़े के पीछे इसराइली और अमरीकी हाथ हो सकता है, और कहा गया कि अगर ये इल्ज़ाम साबित हो गया तो फिर सख्त जवाबी कार्रवाई की
नाज़रीन, इस हवाले से 5 जुलाई को इस्राएली हुकाम की जानिब से कहा गया कि ईरान में होने वाली हर मशकूक वाक़े के पीछे जरूरी नहीं कि इसराइल का ही हाथ। इसराइल इन वाक़यात की जिम्मेदारी लेने से कतरा रहा है। हालांकि ये बात 10 साल पहले भी इसी जौहरी मरकज को साइबर हमले का निशाना बनाया गया था, जिसमें इसराइली खुफिया इदारे मुसाद ने तकरीबन 1000 सेंट्रीफ्यूजेस तबाह कर दिए थे। अब भी ईरानी पुरस्रार हादसात के हवाले से इसराइल को ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। अमरीकी मीडिया तो वाज़े तौर पर इन वाक़यात को ईरान के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाइयाँ करार दे रहा है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने जुमा 10 जुलाई को अपने एक मजमून में नाज़रीन इस हमले को इसराइल और अमरीका की मुश्तरका हिकमत अमली का नतीजा करार दिया। अमरीकी अखबार के मुताबिक इसराइल और अमरीका की इस हिकमत अमली में ईरान के साथ बराह रास्त जंग से गुरेज करते हुए खुफिया हमलों का तरीकाकार इख्तियार किया जा रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो ने पूछे जाने पर भी तनाजुर वाक़े पर कोई तबसरा नहीं किया। हालांकि वो ईरान के खिलाफ बात करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। तो नाज़रीन, ये तो सूरत हाल थी ईरान के हवाले से, लेकिन यहाँ पर दुनिया के मंजरनामे पर, आलमी मंजरनामे पर एक बहुत बड़ा तनाज़ा खड़ा होने जा रहा है। वो है चीन और अमरीका की सर्द जंग। इस पर बात करेंगे। नाज़रीन, अमरीका और चीन में तनाव बढ़ रहा है और इस तनाव की बहुत सी वजूहात हैं। माशी कशीदगी भी है, तिजारती कशीदगी भी है, सिफारती कशीदगी भी। अमरीका चीन को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा समझने लगा है। हर गुजरते दिन कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिससे दोनों ममालिक की रंजिश में इजाफा हो रहा है। ताज़ा खबर यह है कि अमरीकी सदर ट्रंप ने चीन पर सख्त पाबंदियों की मंजूरी दे दी है। हांगकांग के साथ तरजीही सलूक के खात्मे के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए हैं। हांगकांग चीन का हिस्सा था, लेकिन 1997 तक बरतानिया के पास लीज पर रहा। इसे चीन को वापस करते हुए खुसूसी हैसियत दी गई थी, लेकिन चीन ने एक नया सिक्योरिटी कानून नाफिज किया है जिसे हांगकांग की खुद मुख्तारी खत्म करने के मुतरादिफ करार दिया जा रहा है। इस सिक्योरिटी कानून के तहत जिन चीनी हुकाम ने हांगकांग में क्रैकडाउन किया, अमेरिका ने उन पर भी पाबंदी लगा दी। अमेरिकी सदर के इस इकदाम पर चीन ने भी बदला लेने का ऐलान कर दिया है। चीन ने कहा है कि वो अपने कानूनी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगा और जवाब के तौर पर अमेरिकी हुकाम और इदारों पर पाबंदी लगाएगा। और अमेरिका में इस बात पर भी महाज आराई है कि टेक्नोलॉजी की दुनिया पर कौन राज करेगा। चीन की कंपनी हुआवे दुनिया में टेलीकॉम नेटवर्क के लिए आलात बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी थी। इसके पास दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को 5G टेक्नोलॉजी मुहैया करने के मुआहदे थे, लेकिन अमेरिका ने इल्जाम लगाया कि हुआवे ने मगरबी हुकूमतों के सिस्टम्स हैक कर लिए हैं, जिसके बाद हुआवे कंपनी पर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और दीगर ममालिक की मार्केट्स में पाबंदी लगा दी गई। और अब दुनिया भर में जहां भी अमेरिकी मशीनरी या सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हो रहा है, इन्हें हुआवे की प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने से रोक दिया गया है। यही नहीं, अमेरिकी हुआवे कंपनी के मुलाजिमीन पर वीजा की पाबंदियां भी लगा दी। अमेरिका चीन की टेक्नोलॉजी कंपनी ही नहीं, चीन की तैयार करदा मोबाइल फोन एप्लीकेशन से भी खौफजदा है। इसी वजह से अमेरिका ने ऐलान भी किया था कि वो टिकटॉक समेत दीगर चीनी मोबाइल फोन एप्लीकेशंस पर भी पाबंदी लगाएगा। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा इल्जाम लगाते हैं कि टिकटॉक अमेरिकी सार्फिन का डाटा चीन के हवाले कर सकती है। FBI के सरबराह चीन को अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा करार दे चुके हैं। उन्होंने चीन पर न सिर्फ जासूसी का इल्जाम लगाया है, बल्कि ये भी कहा है कि चीन कोरोना वायरस पर अमेरिका की तहकीक सबूताज करने की कोशिश कर रहा है। यह इल्जाम भी लगाया कि चीनी हुकूमत ने फॉक्स हंट नामी एक प्रोग्राम शुरू किया है। इसके तहत चीन से बाहर रहने वाले जिन चीनियों को चीन की हुकूमत खतरा समझती है, इन्हें हदफ बनाया जाता है। चीन और अमेरिका में सिफारती झड़पें भी हो रही हैं। तिब्बत के मामले पर भी इख्तलाफात की वजह से अमेरिका और चीन ने एक दूसरे के खिलाफ सिफारती पाबंदियां लगाई हैं। अमेरिका चीनी इलाके तिब्बत को खुद मुख्तारी देने का मुतालबा करता है, कहता है अमेरिकी सिफारतकारों, हुकाम और सयाहों को वहां जाने दिया जाए। अमेरिका ने इन चीनी हुकाम पर वीजे की पाबंदी लगा दी थी, जिन्होंने गैर मुल्कियों को तिब्बत के इलाकों से दूर रखने में किरदार अदा किया। जवाब में चीन ने उन अमेरिकी हुकाम पर वीजे की पाबंदी लगा दी जिन्होंने तिब्बत के मामले पर बुरे रवैये का मुजाहरा किया। चीन बहिरा जनूबी चीन के कई इलाकों पर मलकियत का दावा करता है और ऐसा भी पहली बार हुआ है कि अमेरिका के वजीर खारजा ने इस दावे को गैर कानूनी करार दिया। यूं अमेरिका और चीन कई महाजों पर एक दूसरे के खिलाफ बरसरे पैकार हैं। तिजारती जंग भी जारी है, माशी जंग भी जारी है, टेक्नोलॉजी जंग भी
चल रही है और सिफारती जंग भी जारी है। इसका नतीजा क्या निकलेगा, बात करेंगे अमेरिका में मौजूद ट्रंप के मुशीर साजिद तारड़ साहब से। तारड़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, क्या हम कह सकते हैं कि बाकायदा तौर पे इन दोनों ममालिक में, चीन और अमेरिका में, कोल्ड वॉर का आगाज हो चुका है और क्या ये ट्रेड वॉर की तरफ अब बढ़ रहे हैं? एक जमाना था नजरियात की जंग हुआ करती थी, लेकिन क्या अब दोनों ममालिक ट्रेड वॉर करेंगे? मैं इसको थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में पीछे लेके जाऊंगा कि ओबामा पीरियड से पहले साउथ चाइना सी में हमेशा एक अमेरिकन कैरियर रहता था जो वहां पे जो आइलैंड है, खासकर बिलखसूस साउथ कोरिया के जापानीज जो के अमेरिकन एलाइज हैं, उन पे नजर रखता था। लेकिन ओबामा पीरियड में उनकी फॉरेन पॉलिसी कमजोर थी, उनकी इंटेंशंस नहीं थी फॉरेन पॉलिसी को एक्सपेंड करना, और खासकर जो टाइटल है बीइंग अ सोल सुपर पावर ऑन द प्लेनेट, उसको काफी धचका लगा। उसका फायदा उठाया चाइना ने। उन्होंने साउथ चाइना सी में आर्टिफिशियल आइलैंड बना के उन पे बैरकें बनाई। साउथ चाइना सी में जब वो आ गए, उन्होंने कोरिया को, साउथ कोरिया और जापानीज आइलैंड्स पे थ्रेट करना शुरू किया। उसी का फायदा रशिया ने उठाया। उन्होंने सीरिया में नेवल बेस बनाई, उन्होंने यूक्रेन क्रीमिया में जाके यूरोप को थ्रेट किया। तो जब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने टेक ओवर की एडमिनिस्ट्रेशन, तो उनके टेबल पे सबसे पहले सबसे बड़े जो दो काम थे वो यही थे कि चाइना और रशिया दोनों को वापस अपनी जिन को बोतलों में किस तरह डालना है। तो ये उसी का हिस्सा है। और उसके बाद आप ये देखें कि जब भी सी पैक की बात करते हैं तो पाकिस्तानी जरा उसको दूसरी नजर से देखते हैं। मैं ये कहूंगा कि सी पैक भी एक अमेरिकन इंटरेस्ट के लिए इशू है और होगा। उसकी वजह यह है कि वो 65 ममालिक को अपनी लपेट में लेना चाहता है। श्रीलंका की जो वो बंदरगाह है उसको टेक ओवर कर चुके हैं वो। आप खुद देखें कि चाइना की एक्सपेंशन उस एरिया में, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, उन्होंने पूरा घेरा इंडिया के अगेंस्ट भी डाला है। लेकिन ये इंडियन एक इशू नहीं है, ये इंटरनेशनल बैलेंस ऑफ पावर को एक इशू है जो कि अमेरिका के लिए इशू होगा और है, और इसको डोनाल्ड ट्रंप साहब ने डील करना है। और माजी जो फ्यूचर के प्रेसिडेंट होंगे वो भी इस पे स्टैंड लेंगे। अब जो कि डोनाल्ड ट्रंप साहब इज एंटी वॉर प्रेसिडेंट, वो सिर्फ इकोनॉमी को। तारड़ साहब, मुझे ये बताइएगा कि डेफिनेटली बैलेंस ऑफ पावर जो है उसको वो शिफ्ट करने का इशू है, मगर इस पूरी सूरत हाल में सर कोविड-19 ने अमेरिकन इकोनॉमी को भी बहुत बड़ा धचका पहुंचाया है। आपको लगता है ये ट्रेड वॉर इस सूरत हाल में, इस सिचुएशन में अमेरिका को भी सूट करती है और फिर उसके बाद दुनिया को सूट करेगी, दुनिया के लिए फेवरेबल होगी? देखिए, इस वक्त मैं आपको अमेरिका की इनसाइड चीजें बताना चाहता हूं जो वॉशिंगटन डीसी में हो रही है। एक तो कोरोना की बदकिस्मती है कि उस साल में आया जिस साल इलेक्शन होने वाले थे। दूसरी तरफ डेमोक्रेट पार्टी के पास स्ट्रॉन्ग फिगर नहीं था, उन्होंने इसको पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप साहब की जगह कोई भी प्रेसिडेंट होता वो तो तैयार नहीं था। अब उस पे आके मैं आपको ये बताऊं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की फंडिंग डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बंद कर दी इन इतने क्रिटिकल हालात में। उसकी वजह ये थी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साइंटिस्ट को वुहान नहीं जाने दिया, अमेरिकन साइंटिस्ट को वुहान में नहीं जाने दिया। अब चाइना चाहे उसने इंटेंशनली किया है या नेग्लिजेंस है, लेकिन उनको ये ओन करना पड़ेगा। और डोनाल्ड ट्रंप साहब की आप देखेंगे कैंपेन का ये हिस्सा होगा कि चाइना को इसका उनको दे विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। उसमें ना सिर्फ अमेरिका होगा, आप देखेंगे यूरोप के कई ममालिक अमेरिका का ये कैंप ज्वाइन करेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया का इसमें एक थर्ड वर्ल्ड वॉर का नक्शा है। दुनिया इतनी अमवात हुई है, इकोनॉमी तबाह हुई है, लेकिन वुहान में चीजें क्यों छुपाई गई हैं ये चाइना को बताना पड़ेगा। अच्छा, तो क्या अब दोबारा हम कह सकते हैं तारड़ साहब के दुनिया, वो जो सोवियत एरा था और उससे पहले जब कोल्ड वॉर का एरा था, अब दोबारा कोल्ड वॉर में एंटर हो गई है? इस दफा राइवल्स जो है वो मुख्तलिफ है, दोबारा लोग सर्द जंग की तरफ हम बढ़ रही है दुनिया। और क्या अब नए इत्तेहादी बनेंगे, नए ब्लॉक्स बनेंगे? एक चाइना ब्लॉक होगा, एक अमेरिकन ब्लॉक होगा? सर बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, बल्कि मैं तो यहां तक कहूंगा क्योंकि मैं खुद आई कंसिडर माई सेल्फ अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट और मैं इन्वॉल्व हूँ पॉलिटिक्स में। असल में कोल्ड वॉर खत्म हुई ही नहीं थी। रशिया इनडायरेक्टली, आप अगर नोट करें, इसकी हिस्ट्री पढ़ें आफ्टर कोल्ड वॉर, तो वो पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई थी। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी इकोनॉमिक थ्रेट चाइना से आ रही है, और सबसे बड़ी बात आपने देखा होगा कि अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप साहब के मैंडेट में शामिल था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज की थेफ्ट जो चाइना करता है। जिस तरीके से यहां से अब 1 मिलियन स्टूडेंट है, 3.5 लाख उनमें से चाइनीज है। एक तो वो स्टूडेंट ले जाके यहाँ से कॉपी करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज की, और दूसरा हर चीज जो वो अमेरिका से असेंबल कराने की पिछले हमारे जो जितने सदूर थे वो चीजें आउटसोर्स करने पे यहाँ पे लोगों को कंपेल करते थे या प्रमोट करते थे। तो वो चाइना, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप साहब ने 1-2 दफा फरमाया
कि चाइना बना ही अमेरिकन पैसों से है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये है कि अब इन चीजों को देखना पड़ेगा कि पावर सेंटर फाइनेंशियल कहाँ जाते हैं फ्यूचर में। अमेरिका अपनी इनोवेशन में, चीजों की नई चीजें बनाने में, क्योंकि अमेरिका की सुप्रीमेसी वो ज्यादातर जो चीजें हैं इनोवेशन में है। हम जिस कंप्यूटर पे इंटरनेट पे बात अभी कर रहे हैं, दिस इज अमेरिकन एट द सेम टाइम। अमेरिकन ब्रांड आप देखें, अमेरिकन लेगेसी देखें, अमेरिकन हिस्ट्री देखें, 18वीं सदी से लेके आज तक जितनी चीजें मेजॉरिटी जो बनी है वो चीजें वो अमेरिकन या डन बाय द व्हाइट पीपल। तो उसमें चाइना को अब कंटेन करना पड़ेगा, अब इसको रोकना पड़ेगा। अमेरिका समझता है इसकी जरूरत है। तारड़ साहब, ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से एक जमाने में अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म था, जिहादी एक्सट्रीमिज्म था, अब वो नहीं रहा, और अब चाइना जो है या चाइनीज जो एंडेवर है वो अमेरिका के लिए बड़ा खतरा बन चुका है। इस वक्त जाती तौर पर मुझे पूछे तो कोल्ड वॉर हैज ऑलरेडी स्टार्टेड विद रशिया एंड विद चाइना। इसमें कोई ढगी चुकी बात नहीं है, चीजें आहिस्ता आहिस्ता सामने आती जा रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब का टफ स्टैंड था, ना सिर्फ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पे बल्कि नेटो पैसे नहीं देता है। जर्मनी के हालात देखें कि आर्मी बेस वहां पे अमेरिकन है, सेफ्टी उनकी अमेरिका करता है, लेकिन सारे एनर्जी के कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने रशिया को दिए। तो जो डोनाल्ड ट्रंप साहब है, इज अ नॉन ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन, ऐसे पॉलिटिशियन है who's anti political correctness, who's anti establishment, और वो बिल खुल के चीजें ये कर रहे हैं, उनको मजबूर कंपेल कर रहे हैं कि वो अमेरिका फर्स्ट, और अमेरिका को चाहिए कि अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी पैसे लगाए, और वो पैसे कहां से आएंगे। जी एक सवाल सर, और एक सवाल और, ये अक्सर जो वो नाकदीन है डोनाल्ड ट्रंप साहब के, वो ये करते हैं कि चूंकि इलेक्शंस करीब है तो एंटी चाइना सेंटिमेंट को उभारना ये एक इलेक्शन स्लोगन भी हो सकता है, ये वोट इकट्ठे करने की भी एक स्ट्रैटेजी हो सकती है, क्योंकि कोविड ने इकोनॉमी को तो नुकसान पहुंचा दिया, तो अब जो इलेक्शन कैंपेन है वो एक एंटी चाइना कैंपेन के तौर पे आगे बढ़ेगी। देखिए, एंटी चाइना अगर इलेक्शन ना भी होते तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने चाइना को अकाउंट उनको दे मस्ट हैव बीन हेल्ड अकाउंटेबल। देखिए, पूरी दुनिया को तबाह कर दिया चाइना ने, लेकिन वुहान में चीजें छुपाई क्यों गई हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसको अमेरिका 400 मिलियन देता है साल का, वर्सेस चाइना देता था 40 मिलियन, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बिकम अ टूल ऑफ चाइना। तो इन चीजों को देखना पड़ेगा कि व्हाट वाज सीक्रेट, व्हाई दे हेल्ड थिंग्स सो टाइट। इन चीजों का जवाब देना पड़ेगा उनको, और डोनाल्ड ट्रंप साहब अल्टीमेटली इज अ पॉलिटिशियन, वो इस चीज को यूज करेंगे अगेंस्ट चाइना। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कोरोना के बाद, और ये खास करके पिछले दिनों साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म हो चाहता है, दीजिए इजाजत, अलाने के बाद।